बाबा रामदेव की आत्मा जाग गई या सरकार से किसी बात पर बिगाड़ खाता हो गया? क्या अब बाबा रामदेव राजनीति करेंगे? योग गुरु सत्ता के गुणगान करते करते कैसे सरकार पर तीखे वार करने के लिए खड़े हो गए, वह भी अकेले नहीं बल्कि आचार्य बालकृष्ण के साथ। अगर कोई अन्य बिना डिग्रीधारी व्यक्ति प्रैक्टिस करे तो उस पर कानून की कई धाराएं लागू हो जाएगी और उसे नीम हकीम कह दिया जाएगा। मगर बाबा के मामले में पूरा सिस्टम लगभग मौन रहता है। बाबा खुलेआम दवाएं बताते हैं, इलाज बताते हैं। भाजपा ने बाबा की शर्तों पर समझौता किया तो हो सकता है योग गुरु पलटी मारकर फिर सत्ता का साथ दे दें, लेकिन अगर कमल दल ने आंख दिखाई तो बाबा की आत्मा जाग जाएगी। वह महंगे पेट्रोल की बात भी करेंगे और दूसरे मुद्दे भी उठाएंगे, जैसा मनमोहन सरकार के समय किया गया था। हमारा निष्कर्ष है कि बाबा निकट भविष्य में खुलकर राजनीति कर सकते हैं। बाबा की निगाह शिखर पर टिकी हुई है। बाबा शायद यही सोच रहे हैं कि जो जैन जी की बात करेगा तो वही देश पर राज करेगा। हरियाणा के लाल की पलटी। अब सरकारी बाबा के टाइटल से क्यों मुक्ति चाहते हैं बाबा रामदेव? योग गुरु की बदली भाषा के राजनीतिक मायने क्या हैं? बाबा रामदेव की आत्मा जाग गई या सरकार से किसी बात पर बिगाड़ खाता हो गया? क्या अब बाबा रामदेव राजनीति करेंगे? आज हम इन्हीं सब बातों पर बात करेंगे, और बात इसलिए करेंगे क्योंकि बीती 15 अगस्त को बाबा रामदेव ने उत्तराखंड के हरिद्वार व छत्तीसगढ़ के रायपुर में ऐसा कुछ कहा है जिसने राजनीति के क्षेत्र में खलबली मचा दी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले महेश कुमार वैद्य का सादर अभिवादन व हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करने की अपील भी स्वीकार करें। दोस्तों, रामदेव ने जो कुछ कहा है वह आप सभी सुन चुके होंगे। अगर नहीं भी सुना है तो थोड़ा आगे चलकर बाबा की प्रमुख बातें एक बार फिर से सुन लीजिए, हम आपको सुनवा भी देंगे। इसके बाद हम अपनी बात कहेंगे। हमारी बात गौर से सुनिएगा। हम बताएंगे कि बाबा रामदेव ने पलटी क्यों मारी। योग गुरु सत्ता के गुणगान करते करते कैसे सरकार पर तीखे वार करने के लिए खड़े हो गए, वह भी अकेले नहीं बल्कि आचार्य बालकृष्ण के साथ। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख सकते हैं किस तरह बालकृष्ण के साथ बाबा रामदेव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं। एक बार आप उनकी वीडियो देख लीजिए। चारों तरफ देश में हंगामा है। छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ टीचर है तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर है तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है, और पेपर पास भी कर लिया, 10वीं 12वीं का बोर्ड एग्जाम भी दे लिया तो 10वीं 12वीं के जो एग्जाम के मार्क्स हैं वो कहीं जुड़ते ही नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आधार पर ही आगे यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होता है, और उसके बाद में फिर जो है जब कहीं नौकरी की बारी आए, खास करके गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरव्यू के दौरान 90 से 99% घोटाला होता है। अपने विचार, अपने संस्कार, अपने संगठन, अपने ही जाति वर्ग समुदाय के लोगों को ठोक लेते हैं और बाकी को बाहर धक्का मार देते हैं। ये बहुत ही अपमानजनक है। ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये न्याय के भी खिलाफ है। एक तरफ हम कह रहे हैं सत्यमेव जयते, ये तो धर्मस्ततो जय, हमने शासकीय उद्घोष बना दिए, और वहां जब किसी को इंटरव्यू की बारी आती है तो 10 में से पहले से तय करके और पैसे लेके 25-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के फिर भर्ती करते हैं। अब ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा? इसलिए भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। आंदोलन के नाम पर मैं अराजकता, अनार्की का समर्थक नहीं हूं, लेकिन भाई ये बात तो जरूर है, देश में घपला भी बहुत है। ये घपले ठीक कर लो, नहीं तो कोई ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े। देश में न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, न जैन, न बौद्ध, न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, न दलित, न आदिवासी, वनवासी, न SC ST। देश में खतरे में है देश का बचपन, देश की जवानी, देश का वर्तमान और देश का भविष्य, देश की प्रकृति, देश की संस्कृति और सभ्यता, देश की अखंडता और संप्रभुता। इसलिए मैं इस समय सबसे बड़ा कोई देश का मुद्दा मानता हूं तो ये कि देश का बचपन कैसे बचे। कुछ लोग देश का बचपन का इस्तेमाल कर रहे हैं आंदोलन। यदि देश का बच्चा जो भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है आप उसको आंदोलन में धकेल देंगे तो बच्चे पढ़ेगा कब?
उसको पता ही नहीं कि आंदोलन क्या होता है। आपने उसको फूंक मार दी कि जा तू भी जाकर के थाने का घेराव कर ले, तू भी सड़क पे उतर जा, तू भी एडीएम और डीएम का घेराव कर ले। छोटे बच्चों को आंदोलनों में नहीं धकेलना चाहिए, पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। आंदोलन ये अभिभावकों का उत्तरदायित्व है बच्चों के लिए, और जब बच्चे जब एडल्ट हो जाते हैं तब उनको अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए और अपने कर्तव्यों के पालन के लिए भी प्रतिबद्धता उनके अंदर बढ़नी चाहिए। देश में अराजक आंदोलन तो नहीं, हाँ देश में संविधान की लोकतंत्र की रक्षा के लिए संवैधानिक लोकतांत्रिक नैतिक आध्यात्मिक मानवीय मूल्यों पर आधारित आंदोलन होने चाहिए। मैं इसका समर्थक हूं। आंदोलन के नाम पर अनारकी अराजकता भी नहीं होनी चाहिए और बच्चों का आंदोलन में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हाँ इतना जरूर है कि देश की शिक्षा की चिकित्सा की सही दिशा होनी चाहिए और देश की शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था को लेकर के बहुत गहरे प्रश्न हैं, उनका समाधान होना चाहिए। और ये मैं मानता हूं कि इसमें सरकारों का भी बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, लेकिन इसमें यह भी मानता हूं कि ये व्यक्ति केंद्रित व्यवस्था नहीं है। किसी एक पक्ष या प्रतिपक्ष के, किसी एक व्यक्ति के सामर्थ्य की बात नहीं है कि वो पूरे देश की व्यवस्था बदल सके। इसके लिए 3 स्तर पर जागरूकता चाहिए। एक सामाजिक जागरूकता, एक राजनीतिक जागरूकता, तीसरी प्रशासनिक रूप से जागरूकता। जो लोग बड़े उत्तरदायित्वों में हैं उन सबको सामूहिक रूप से समझना होगा कि इस देश के सामने जितने भी बड़े प्रश्न हैं, बच्चों को लेकर के, युवाओं को लेकर के, नौकरियों को लेकर के, देश के भविष्य को लेकर के, प्रकृति पर्यावरण को लेकर के, सभी दिशाओं से देश को उन्नत बनाने के लिए सभी लोगों को पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हाँ, जब देश में ऐसे कुछ बातें दिखती हैं कि जहां लग रहा है कि बहुत अंधेर गर्दी हो रही है, वहां पर फिर लोगों में आक्रोश फूटता है और वही आक्रोश आंदोलन का रूप लेता है। और मैंने कहा मैं आंदोलन में भी अनारकी अराजकता का समर्थक नहीं हूं, लेकिन शांतिपूर्ण आंदोलनों से तो देश की को आजादी भी मिली और जब जब भी देश में आवश्यकता होती है तब लोकतांत्रिक संवैधानिक तरीके से आंदोलनों का हमारा संविधान ही हमें अधिकार देता है। दोस्तों, आपने योग गुरु के तल्ख तेवर देख लिए होंगे। आप यह भी समझ चुके होंगे कि कैसे बाबा आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। खबर बहुत बड़ी थी, रामदेव बोल रहे थे, लेकिन मुख्य धारा के मीडिया में इसे इतनी तवज्जो नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। आप कह सकते हो कि गोदी मीडिया मोदी सरकार को, वे धामी सरकार को असहज करने वाली कंटेंट दिखाने के लिए, छापने के लिए उदार नहीं है। गोदी मीडिया की उदारता केवल मोदी व भाजपा शासित राज्यों की सरकारों के गुणगान करने की रही है। दोस्तों, अब अहम सवाल यह है कि बाबा के तल्ख तेवर क्या राज्य या केंद्र सरकार को चेतावनी है या युवाओं के दर्द की आवाज है? असलियत यह है कि न यह केंद्र सरकार को चेतावनी है और न ही हरियाणा के लाल ने यह कमाल युवाओं के दर्द से व्यथित होकर किया है, युवाओं के दर्द से दुखी होकर किया है। सभी सवालों के जवाब जानने से पहले एक बार बाबा के बारे में थोड़ा सा जान लें, समझ लें। कहाँ पर पले बढ़े, कहाँ पर शिक्षा पाई और कैसे आज बिजनेस के क्षेत्र में आसमान की ऊंचाई छू रहे हैं, थोड़ा सा बाबा रामदेव के बारे में बता देते हैं। दोस्तों, महेंद्रगढ़ जिले के छोटे से गांव सैद अलीपुर में पिता रामनिवास व मां गुलाबो देवी के घर जन्मे बाबा रामदेव कोई डिग्रीधारी वैद्य या डॉक्टर नहीं है। उन्होंने किसी भी आयुर्वेद, योग या मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई नहीं की है। उन्होंने केवल गुरुकुल में शिक्षा पाई है। उन्होंने केवल देश के नामी आयुर्वेद, प्रकृति व योग से जुड़े ग्रंथों का अध्ययन किया है, मनन किया है, स्वाध्याय किया है और खुद का ज्ञान बढ़ाया है। बाबा जो बता रहे हैं यह उनकी अपनी खोज नहीं है। अधिकांश खोज आयुर्वेदिक चिकित्सकों की है। अगर कोई अन्य बिना डिग्रीधारी व्यक्ति प्रैक्टिस करे तो उस पर कानून की कई धाराएं लागू हो जाएगी
और उसे नीम हकीम कह दिया जाएगा। मगर बाबा के मामले में पूरा सिस्टम लगभग मौन रहता है। बाबा खुलेआम दवाएं बताते हैं, इलाज बताते हैं। यहाँ तक कि कोविड महामारी के समय बाबा कोरोनिल तक बेच गए। यहाँ हम अपनी राय भी व्यक्त कर देते हैं। हम बाबा को ज्ञान से परिपूर्ण मानते हैं। उनके अध्ययन मनन से अच्छी औषधियाँ सामने आई है। योग के प्रति रुझान बढ़ा है। हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ 15 अगस्त को सत्ता को ललकारने से जुड़ी बातों की समीक्षा कर रहे हैं। और हम यह भी बता रहे हैं कि सिस्टम बाबा रामदेव के मामले में और आम चिकित्सक के मामले में अलग अलग रास्ता अपनाता है। दोस्तों, बाबा का जन्म किस तारीख को हुआ इसे लेकर सही सूचना नहीं है, लेकिन हमें मिली अधिकांश सूचनाओं का सार यही है कि बाबा 25 दिसंबर 1965 को इस दुनिया में आए थे। लेकिन मूल विषय यह है कि सत्ता के साथ चलते चलते हरियाणा के लाल ने पलटी क्यों मारी। अब सरकारी बाबा के टाइटल से योग गुरु क्यों मुक्ति चाहते हैं? इसका सूत्रों से मिला सीधा सा जवाब यह है कि अब बाबा रामदेव के मन में छुपी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जाग गई है। यह महत्वाकांक्षा इसलिए जागी है क्योंकि बिजनेस में बाबा को अब सत्ता से उतना लाभ नहीं मिल रहा जितना मिलना चाहिए। उन्हें पता लग गया है कि सामाजिक स्तर पर भी उनकी पहचान योग गुरु और आध्यात्मवेता की बजाय बिजनेस गुरु और धन के लिए सिद्धांत से समझौता करने वाले बाबा की हो गई है। 2027 की शुरुआत में उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। कुछ अन्य राज्यों में भी चुनाव होने 2027 में। बाबा की सीधी नज़र इन चुनावों पर है। दोनों राज्यों में लगभग 6 महीने का समय बचा हुआ है। हम उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। भाजपा ने बाबा की शर्तों पर समझौता किया तो हो सकता है योग गुरु पलटी मारकर फिर सत्ता का साथ दे दें। लेकिन अगर कमल दल ने आंख दिखाई तो बाबा की आत्मा जाग जाएगी। वह महंगे पेट्रोल की बात भी करेंगे और दूसरे मुद्दे भी उठाएंगे, जैसा मनमोहन सरकार के समय किया गया था। मैंने बाबा रामदेव का 2-3 बार इंटरव्यू किया है। उस समय मैं दैनिक जागरण में था। ऑन कैमरा बाबा ने बेशक सीधे कुछ ज़्यादा नहीं कहा हो, लेकिन बाबा के नज़दीकी लोगों से मिली जानकारी चौंकाने वाली रही थी। जब अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था उस समय भी बाबा रामदेव के मन में राजनीतिक दल बनाने की महत्वाकांक्षा थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल बाजी मार गए। उन्होंने आम आदमी पार्टी के गठन की घोषणा कर दी और बाबा हाथ मलते रह गए। भाजपा ने बाबा रामदेव को साध लिया और लोकसभा में कुछ टिकटें उनके कहने से दे दी। अगर बाबा उस समय रामलीला मैदान से सलवार पहनकर नहीं भागते और गिरफ्तार हो जाते तो बाबा हीरो थे। लेकिन बाबा ने गलती कर दी, जीरो बन गए कुछ समय के लिए। एक अवसर बाबा के पास अंधविश्वास मुक्त देश बनाने का था। कुछ समय तक आर्य समाज से जुड़े बाबा अंधविश्वास के खिलाफ खुलकर बोलते रहे, लेकिन सत्ता व आरएसएस के डर से उन्होंने भी सनातन के नाम पर अंधविश्वास परोसना शुरू कर दिया। एक समय था जब बाबा शनि, राहु, केतु को लेकर सीधे कटाक्ष करते थे। जरा सुन लीजिए किस तरह के कटाक्ष करते थे। बाबा के कई वीडियो मिल जाएंगे आपको, आप खुद सुन लीजिएगा। मैं काले भाठे पर तेल नहीं चढ़ाता। समझे क्या बोला? काला भाठा समझते हो? शनि के ऊपर तेल चढ़ा रहे, शनि जी हमारा कल्याण कर देंगे। अरे तुम्हारे ऊपर शनि चढ़ता, पाकिस्तान वालों पर क्यों नहीं चढ़ता है? ये चीन वालों पर क्यों नहीं चढ़ता? ये इराक ईरान पर क्यों नहीं चढ़ता? अरे यदि शनि होता है तो चढ़ा दो इसको अमेरिका पर। दोस्तों, आपने बाबा रामदेव के मूल विचार देख लिए होंगे, समझ गए होंगे। बाबा अंतरात्मा तक, भीतर तक अंधविश्वास के खिलाफ है। मजबूरी में सनातन के नाम पर कुछ अंधविश्वास फैला रहे हैं। बाबा ने सरकारी नौकरियों में कथित भ्रष्टाचार को लेकर, पेपर लीक व शिक्षा व्यवस्था की कमियों को लेकर जैसा हमला अब किया है वह युवाओं के बढ़ते असंतोष पर मरहम लगाने वाला है। देश के कई हिस्सों में परीक्षा, पेपर लीक और सरकारी भर्ती को लेकर युवाओं में आक्रोश है, युवाओं में असंतोष है। ऐसे समय में रामदेव इन मुद्दों पर बात करते हैं तो वह युवाओं के बीच अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने का काम कर रहे हैं, युवाओं के बीच अपनी बात की प्रासंगिकता बढ़ा रहे हैं। बाबा ने देश का मिजाज भांप लिया है, तभी तो उन्होंने चेतावनी के अंदाज में कहा है कि व्यवस्था को समय रहते ठीक कर लिया जाए, कहीं ऐसा न हो कि उन्हें दोबारा आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरना पड़े। बहुत बड़ी बात कही बाबा रामदेव ने, सीधे सीधे धमकी दी है सरकार को। हमारा निष्कर्ष है कि बाबा निकट भविष्य में खुलकर राजनीति कर सकते हैं। बाबा की निगाह शिखर पर टिकी हुई है। बाबा के बयान में सबसे ज्यादा चर्चा उनके उस दावे की हुई है जिसमें उन्होंने सरकारी नौकरी के इंटरव्यू में 90 से 99% तक घोटाले की बात कही है। उनका यह कहना कि कई जगह योग्यता से ज्यादा
जाति, वर्ग, संगठन, विचार या व्यक्तिगत पहचान को महत्व दिया जाता है। पैसे के लेन देन से नौकरियां दी जा रही है। लाखों करोड़ों की रिश्वत की बात भी बाबा ने कही है, आप सुन ही चुके हैं। यह सीधे तौर पर आरएसएस व भाजपा को ललकारने वाला काम है। बाबा रामदेव की राजनीतिक छवि लंबे समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी भाजपा के प्रति समर्पण की रही है, सकारात्मक रही है। वर्ष 2014 में उन्होंने खुले तौर पर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की पैरवी की थी। महंगाई को लेकर मनमोहन सरकार पर तीखे हमले किए थे। रामलीला मैदान में आंदोलन किया था, मनमोहन सरकार को असहज किया था। 2024 में भी उन्होंने मोदी सरकार के गठन के लिए पैरवी की थी। पतंजलि से जुड़े उनके संगठन भाजपा के लिए काम करते रहे। इसी कारण अब 15 अगस्त को की गई उनकी तीखी टिप्पणी को यू टर्न माना जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति पहले लंबे समय से सरकार की उपलब्धियों की प्रशंसा करता रहा हो और बाद में अचानक या एकाएक उसी व्यवस्था के पीछे, भर्ती प्रक्रिया के पीछे तीखे सवाल खड़े करे, तीखे कटाक्ष करे, तो स्वाभाविक रूप से उसके पीछे राजनीति ही कही जाएगी। बाबा ने इस बार युवाओं की शिकायत को बड़ा राजनीतिक सामाजिक मुद्दा मानते हुए व्यवस्था पर दबाव बनाने वाली भाषा इसलिए अपनाई है क्योंकि जैन जी आगे राजनीति में सबसे मजबूत ताकत के रूप में दिख रहे हैं। जैन जी सबसे मजबूत राजनीतिक ताकत के रूप में उभर रहे हैं। बाबा की निगाह इन्हीं पर टिकी हुई है। बाबा शायद यही सोच रहे हैं कि जो जैन जी की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। बाबा देश का मिजाज भांप गए हैं, बाबा भविष्य भांप गए हैं। बाबा ने देश की नब्ज को टटोल लिया है। शायद यही कारण है बाबा के तेवर बदल गए हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये समीक्षा कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी निष्पक्ष राय जरूर दीजिएगा। हम अपने आलोचकों की राय को भी उतना ही सम्मान देंगे जितना तारीफ करने वाले लोगों की राय को। दोस्तों, इंतजार रहेगा आपकी टिप्पणी का। नमस्कार, धन्यवाद।